हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी डायलॉग्स में। ये हमारी बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की सीरीज़ है। यहाँ पर हमारा मेन फोकस है 70th बीपीएससी को लेकर। आपको पता है इसका एग्ज़ाम आने वाला है, तो यहाँ हमारी स्ट्रैटेजी क्या है? हमारी स्ट्रैटेजी है कि हम लोग 38वीं बीपीएससी पीटी क्वेश्चन पेपर से लेकर के 69वीं बीपीएससी पीटी क्वेश्चन पेपर तक के सारे क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आपके अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर 3000 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाएगी। अब देखिए, ये जो है ना, ये क्वेश्चन पेपर्स करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हर साल क्या होता है कि बहुत सारे क्वेश्चन पेपर यहीं से रिपीट होते हैं। ठीक है, तो हमें ये क्वेश्चन पेपर करने ही करने हैं। अभी हमने क्या करा है कि हमने 38वां क्वेश्चन पेपर कर लिया है, 39वां कर लिया है, 40वां कर लिया है और 41वां हमने डिस्कस कर लिया है। आज की जो वीडियो है उसमें हम लोग 42वां पीटी क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को पूरा सुने, स्किप ना करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन पेपर कौन सा है? 42वां है। और पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला है, बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया? ठीक है, यहाँ महात्मा गांधी के साथ पूछा है और कौन से बिहार के कौन से नेता ने किसान आंदोलन का नेतृत्व किया? तो इसका आंसर है राजकुमार शुक्ल जी ने। ठीक है, अब देखो, आपको पता है कि राजकुमार शुक्ल जी ने ही महात्मा गांधी से कहा था कि प्लीज़ आप हमारे बिहार में आइए, चंपारण में आइए और जो नील कृषक हैं, है ना, नील जो किसान हैं, उनकी जो प्रॉब्लम है प्लीज़ उसके लिए आप कोई जो है हल निकालिए, समस्या को हल कीजिए। तो फिर गांधी जी यहाँ पर आए थे। तो यहाँ पर 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। ठीक है, कौन सा हुआ था? चंपारण सत्याग्रह हुआ था। गांधी जी का पहला सत्याग्रह था ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा, महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया? सेम टॉपिक है। ठीक है, सर्वप्रथम कौन सा था? सर्वप्रथम चंपारण ही था, जो अभी हमने ऊपर डिस्कस किया है। ठीक है, कौन सा था? 1917 का चंपारण सत्याग्रह। चलिए नेक्स्ट क्या है? नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? एक ही टॉपिक चल रहा है अभी तक। ठीक है, उसी में से 3 क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। तो देखो, इसका जो आंसर है, इसका आंसर क्या है? दीनबंधु मित्र। ठीक है, अब देखो, नील कृषकों की हड़ताल जो हुई थी, पहली बात तो ये है कि ये बंगाल वाले एरिया में हुई थी। ठीक है, 1856 से लेकर 1860 ईस्वी तक चली थी ये, है ना। तो बस इसी वाला जो टॉपिक था, है ना, इसी का वर्णन दीनबंधु मित्र ने अपने नाटक नील दर्पण में किया था। तो बस यही क्वेश्चन पूछा है। तो देखो, यहाँ पर 2 क्वेश्चन तो हमने चंपारण से कर लिए और एक क्वेश्चन जो है वो हमने कर लिया है बंगाल में नील कृषकों की हड़ताल से। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया? 1905 की बात है। बंगाल विभाजन जो है किसने किया था? बंगाल विभाजन किया था लॉर्ड कर्जन ने किया था। ठीक है, 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन किया था। अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा विद्रोह हुआ था, तो बाद में क्या हुआ था कि ये जो विभाजन था इसको कैंसिल कर दिया गया था और 1911 ईस्वी में ये कैंसिल हो गया था। ठीक है, चलो, और इन्होंने जो राजनीति चली थी उस टाइम पर, विभाजन करके फूट डालो और राज करो की नीति चली थी। ठीक है, कौन सी चली थी? फूट डालो और राज करो। ठीक है, ये हमें याद रखना है। चलिए नेक्स्ट है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की यहाँ पर बात हो रही है। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन यानी फर्स्ट सेशन कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था मुंबई में हुआ था। ठीक है, बम्बई में हुआ था। और जगह कौन सी थी? जगह थी तेजपाल गोकुलदास संस्कृत महाविद्यालय। कौन सी थी? तेजपाल गोकुलदास। देखो, ये नाम पूछ लिया जाता है। तेजपाल गोकुलदास संस्कृत महाविद्यालय में हुआ था। और इसकी जो अध्यक्षता करी थी, इसकी अध्यक्षता किसने करी थी? ये करी थी WC बैनर्जी ने करी थी, यानी कि रमेश चंद्र बैनर्जी ने करी थी। 1885 में ही करी थी, पहला सेशन था। चलिए नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? देखो, यहाँ पे बिहार में पूछा है, स्पेशली बिहार में पूछा है, तो इसका आंसर आएगा कुंवर सिंह ने किया था। ठीक है, किसने किया? कुंवर सिंह ने किया। तो देखो, यहाँ पर कुंवर सिंह कौन थे? कुंवर सिंह थे जगदीशपुर के जमींदार थे। ठीक है, कहाँ के थे?
जगदीशपुर के ये जमींदार थे, इन्होंने ही जो है यहाँ पर नेतृत्व किया था और इन्होंने बिहार में जगदीशपुर, शाहाबाद, आरा, पटना यहाँ पे विद्रोह का नेतृत्व किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा, अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ करी थी? श्रीरंगपट्टनम की संधि किस साथ करी थी? ये करी थी टीपू सुल्तान के साथ करी थी। और टीपू सुल्तान कौन थे? ये थे मैसूर के राजा थे। और किस किस के बीच में हुई थी? तो देखो एक तो है टीपू सुल्तान, ठीक है, टीपू सुल्तान और लॉर्ड कॉर्नवालिस, इन दोनों के बीच में हुई थी। और सन कौन सा था? तो सन था 1792 वाला सन था। ठीक है, 1792 का सन था। यहाँ पे टीपू सुल्तान को हार मिली थी। चलो अब यह है, कावेरी नदी कौन से राज्यों से होकर गुजरती है? कावेरी नदी के बारे में पूछा है, तो कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है? कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। तो इसे छोटा सा इंडिया का मैप बना लेते हैं। तो यहाँ पर है कर्नाटक, नीचे है केरल और ये वाला आ गया तमिलनाडु। तो ऐसे जाते हुए इस तरह से ये 3 को कवर करती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, कोंकण रेल जिन राज्यों से होकर गुजरती है वे हैं। ये कोंकण रेल के बारे में है। तो कोंकण रेल कहाँ से गुजरती है? वो है महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटका। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, भाखड़ा नांगल संयुक्त परियोजना है। अब भाखड़ा नांगल के बारे में आ चुका है, तो इसका आंसर है हरियाणा, पंजाब, राजस्थान। देखो इसको भी हम छोटा सा यहाँ बना लेते हैं। देखो यहाँ पर एक हिमाचल प्रदेश भी आता है। हिमाचल प्रदेश हो गया, हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, है ना, और यहाँ पर है पंजाब। तो ये वाले जो स्टेट्स हैं ये यहाँ पर इन्वॉल्व रहते हैं। और जो रिवर है यानी जो नदी है वो कौन सी है? ये है सतलुज नदी। ठीक है, और इसको क्या नाम क्या है इसका? भाखड़ा नांगल संयुक्त परियोजना है। चलिए अगला है, गारो जनजाति है। गारो जनजाति कहाँ पर है? देखो मेघालय में होती है गारो जनजाति, नॉर्थ ईस्ट में। ये जो हमारा इंडिया है ना, इसके नॉर्थ ईस्ट यानी कि उत्तर पूर्व में, उत्तर पूर्व में आपको पता होगा कि 3 हिल्स बहुत मशहूर हैं, गारो, खासी और जांतिया, है ना। तो ये जो 3 हिल्स है ना, ये इन्हीं जनजातियों के नाम से मशहूर हैं। ठीक है, ये पहाड़ियाँ हैं, ये गारो, खासी और जांतिया 3 हिल्स हैं, जनजातियों के नाम से ही मशहूर है। तो बस यहाँ पर यही पूछा है कि गारो जनजाति कहाँ पर है? मेघालय में है, तो ये भी मेघालय में ही है। चलो नेक्स्ट है हमारा, कावेरी जल विवाद है। ये कावेरी नदी के ऊपर पूछा गया है कि कावेरी नदी का जल विवाद कौन कौन से राज्यों के बीच में है? तो यह आता है कर्नाटक एवं तमिलनाडु के बीच में है। ठीक है, अब नेक्स्ट है रेगुर सॉइल को लेकर। रेगुर नाम क्या है? देखो रेगुर नाम है ये रेगुर जो मिट्टी होती है ना, उसको ब्लैक सॉइल के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि काली मिट्टी के नाम से। ठीक है, किस नाम से जाना जाता है? काली मिट्टी के नाम से जाना जाता है। अब इसमें बहुत ज़्यादा अच्छी फसल कौन सी होती है? तो बहुत अच्छी फसल होती है कपास, यानी कि कॉटन की फसल यहाँ बहुत अच्छी होती है। और मूंगफली की फसल भी यहाँ पर बहुत अच्छी होती है। चलो नेक्स्ट है, शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ, यानी कि शिवालिक रेंजेस का निर्माण कब हुआ, कब ये क्रिएट हुई? तो देखो ये हुई कैनोजोइक इरा में। ठीक है, कैनोजोइक में हुई। चलो 15वां है, भारत की सर्वोच्च चोटी है। अब यहाँ देखो नोट करना है हमें, भारत की सर्वोच्च चोटी पूछा है, तो इसका आंसर गॉडविन ऑस्टिन आएगा, ना कि माउंट एवरेस्ट, क्योंकि माउंट एवरेस्ट इंडिया में नहीं पड़ता, ये नेपाल में पड़ता है। ठीक है, और गॉडविन ऑस्टिन जिसका नाम K2 भी है, तो उसकी हाइट भी देख लेते हैं, 8611 मीटर की हाइट है। और माउंट एवरेस्ट की कितनी है? माउंट एवरेस्ट की है 8848। देखो पहले 8848 मीटर थी, लेकिन अभी क्या नापी गई है? 8050 मीटर तक की नापी गई है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पिग्मी निवासी को लेकर। तो पिग्मी निवासी हैं, ये अफ्रीका के हैं पिग्मी निवासी। ठीक है, कहाँ के हैं? ये पिग्मी जाति के लोग हैं और ये लोग कॉन्गो बेसिन कहाँ पर है? ये अफ्रीका में ही है, तो कॉन्गो बेसिन में रहते हैं। ठीक है ना, कॉन्गो, गैबन, युगांडा इन वाले प्रदेशों में रहते हैं। और ये बहुत ही डेंस फॉरेस्ट यानी कि सघन वनों में पाए जाते हैं। ठीक है, सघन वनों में पाए जाते हैं। ये नेग्रिटो जाति के लोग होते हैं। चलिए अब नेक्स्ट है, जोहान्सनबर्ग विख्यात है। जोहान्सनबर्ग देखो ये भी अफ्रीका महाद्वीप में ही है। ठीक है, तो अब ये क्या है? ये है स्वर्ण खनन के लिए जाने जाते हैं, यानी कि गोल्ड माइनिंग की बात हो रही है। जो हम लोग गोल्ड ज्वेलरी पहनते हैं ना,
तो ये बस वही वाला गोल्ड है ये, ठीक है। तो जोहानिसबर्ग में सबसे ज़्यादा गोल्ड माइनिंग होती है, यानी कि अगर हम देखें तो पूरे विश्व की, पूरे वर्ल्ड की 50% गोल्ड माइनिंग यानी स्वर्ण का खनन यहीं से होता है, जोहानिसबर्ग से। चलो नेक्स्ट है हमारा, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश पूछा है। देखिए पहले जो इसका आंसर होता था वो चीन होता था, लेकिन अब चीन नहीं है। चीन की पॉपुलेशन को भी क्रॉस कर दिया है हमारे भारत ने। तो अब सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन बन गया है? हमारा भारत देश बन गया है। चलिए अब अगला है गल्फ स्ट्रीम है। गल्फ स्ट्रीम क्या है? तो देखो देख लेते हैं क्या है। खाड़ी में एक नदी है, ये एक महाद्वीपीय धारा है, एक जैम स्ट्रीम का दूसरा नाम है, एक धरातलीय हवा है। तो ये एक महासागरीय धारा है, ठीक है। क्या है ये? महासागरीय धारा है, यानी कि ये इसको देखें तो ये एक ओशियन करंट है, लेकिन ओशियन हाँ ये है एक ओशियन करंट है, ठीक है। तो अब ओशियन करंट भी दो तरह के होते हैं, एक होता है कोल्ड ओशियन करंट और एक होता है वार्म ओशियन करंट, मतलब गर्म, ठीक है। ये है ठंडी धारा, गर्म धारा। तो जो गल्फ स्ट्रीम है वो वार्म धारा है, ठीक है, मतलब कि गर्म धारा है ये। चलिए अब है ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है। तो वो कौन सा ग्रह है? ये है बुध ग्रह, ठीक है। अब देखो शुक्र और बुध ग्रहों के उपग्रह नहीं हैं। एक तो हमें बुध का नाम पता है और एक और होता है वो है शुक्र, जिसको कि इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वीनस बोलते हैं, ठीक है। और बुध को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बुध को इंग्लिश में बोलते हैं मरकरी, ठीक है। चलो अब है भूपर्पटी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है। भूपर्पटी का मतलब क्या है? भूपर्पटी का मतलब है हमारी अर्थ की जो क्रस्ट है। क्या है? हमारी अर्थ की क्रस्ट। देखो अब ये हमारी अर्थ है, आपको पता है पृथ्वी है। अब उसकी 3 परतें होती हैं, हमें पता है, हमने पहले पढ़ा था, ये एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है हम लोगों ने, है ना। तो पहली जो लेयर है वो है क्रस्ट, फिर आती है आपकी मेंटल और फिर आती है कोर। तो यहाँ पर जो बात हो रही है क्रस्ट की बात हो रही है। क्रस्ट मतलब कि भूपर्पटी की। इंग्लिश में क्रस्ट बोलते हैं और हिंदी में भूपर्पटी बोलते हैं। तो बस यही पूछा है कि भूपर्पटी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो वो ऑक्सीजन होता है। अब देखो इसको ना इसकी 4 सीरीज़ याद कर लेते हैं। एक सबसे पहला होता है ऑक्सीजन, सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला है ऑक्सीजन। सेकंड नंबर पे है सिलिकॉन, फिर है आपका एल्युमिनियम और फिर है आपका आयरन, ठीक है। ये 4 याद कर लो, काफ़ी सारे क्वेश्चन इसी से हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत के अवक्षय के लिए उत्तरदायी है? यानी कि यहाँ पे ओजोन लेयर की बात हो रही है, ठीक है, ओजोन लेयर की बात हो रही है। तो कौन सी गैस है इसके लिए उत्तरदायी? यह है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस ऐसी गैस है जो कि ओजोन लेयर को ख़त्म कर देती है, डिस्ट्रॉय कर देती है। यानी कि डिस्ट्रॉय से क्या मतलब है कि उसकी जो मोटाई होती है ना उसको पतला कर देती है, जिसकी वजह से हम क्या बोलते हैं कि ओजोन में होल हो गया, है ना। और जब ये पतली हो जाती हैं तो सूरज की तरफ से आने वाली जो अल्ट्रा वायलेट रेज़ हैं, यानी कि पराबैंगनी किरणें जो होती हैं वो छन नहीं पाती और वो डायरेक्ट हमारी पृथ्वी पर आ जाती हैं और हम लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती हैं, ह्यूमंस को और एनिमल्स को, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सफलतापूर्वक कार्य करने हेतु पंचायती राज को पूरे सहयोग की ज़रूरत पड़ती है। देखो यहाँ पर क्या है? पंचायती राज, यानी कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की बात हो रही है। तो ये क्यों लाए गए थे? ये लाए गए थे कि स्थानीय जनता के सहयोग के लिए लाए गए थे और यहीं पर 3 टायर सिस्टम को इंक्लूड करा गया था बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि अगर पंचायती राज को सफलतापूर्वक कार्य करना है तो स्थानीय जनता के सहयोग की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। इसी को 3 टायर सिस्टम भी कहा गया है। और इसमें अमेंडमेंट कौन सा था, यानी कि संशोधन कौन सा था? ये था 73वां संशोधन, ठीक है। 73वां संशोधन था, 1992 का था। और यहाँ पर भाग 9 यानी कि पार्ट 9 को इंक्लूड करा गया था। और आर्टिकल्स अगर देखें यानी कि अनुच्छेद देखें तो 243 से लेकर 243 ओ तक थे। और शेड्यूल कौन सा था? ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसके। शेड्यूल था 11, ठीक है, यानी कि अनुसूची 11, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। प्राय किसकी सलाह पर
प्राय किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो देखो ये किया जाता है राज्यपाल की सलाह पर, यानी कि गवर्नर की सलाह पर करा जाता है, ठीक है। और राष्ट्रपति शासन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं प्रेसिडेंट रूल बोलते हैं। और आर्टिकल कौन सा आता है इसमें? आर्टिकल 356 आता है। प्रेसिडेंट रूल कब लगता है? जब गवर्नर ये कहते हैं प्रेसिडेंट से कि यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर वाली स्थिति हो चुकी है, तो ये इसकी एक शर्त होती है कि कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर होना चाहिए, तब प्रेसिडेंट रूल यानी कि राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है, ठीक है। चलिए, अब है भारत में 12वीं, तो ये क्वेश्चन नहीं है, ये उस टाइम का क्वेश्चन था, तो ये नहीं करना, ये भी नहीं करना। 27वां देख लेते हैं, ये है लोकसभा, 26वां, ठीक है, हाँ, राज्यसभा के चेयरमैन हैं। तो देखो राज्यसभा के चेयरमैन कौन होते हैं? ये होते हैं भारत के उपराष्ट्रपति, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। चलिए, लोकसभा को कार्यकाल पूरा करने से पहले भंग किया जा सकता है। लोकसभा को उसका जो टेन्योर है वो पूरा करने से पहले भंग किया जा सकता है। तो कैसे किया जा सकता है? राष्ट्रपति के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, लोकसभा अध्यक्ष के स्वविवेक से। तो देख लेते हैं किससे है ये। तो ये है प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। तो यहाँ पर हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं, उनकी सिफारिश मानी जाती है, और लेकिन करता कौन है? राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाने से पहले हम अपने चैनल के बारे में देख लेते हैं। देखिए, हमारे चैनल में कई सारी सीरीज़ चल रखी हैं। तो पहली है बिहार स्पेशल को लेकर, तो यहाँ पर अभी हम लोग ज्योग्राफी की सीरीज़ चल रही है हमारी। हिस्ट्री की हमारी पहली पूरी कंप्लीट हो चुकी है। 6 महीने के करंट अफेयर्स हमने पहले ही करा दिए हैं, और 70वीं बीपीएससी को लेकर हमने 38वीं बीपीएससी से 69वीं बीपीएससी के क्वेश्चन पेपर्स को भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो आप इस सीरीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी करंट अफेयर्स एनसीईआरटी को लेकर। तो एनसीईआरटी में 2 वीडियोस हैं। पहली है डिटेल्ड एनालिसिस, यहाँ पर फुल चैप्टर पढ़ाया जाता है, विद नोट्स पढ़ाया जाता है। इनमें से जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ बनते हैं वो यहाँ पर डिस्कस किए जाते हैं। फिर है जीएस 8 एमसीक्यूज़ की, ये है हमारे डेली करंट अफेयर में से बनाए जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को इंक्लूड किया जाता है, फिर उनसे एमसीक्यूज़ डिस्कस करे जाते हैं। एक है मंथली मैगज़ीन को लेकर, तो यहाँ पर हम लोग पिछले महीने के जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उनको 1 लाइनर में कंपाइल करके मैगज़ीन के रूप में लाया जाता है। अभी हमारी जुलाई की एक वीडियो आई है, वहाँ पर 41 लाइनर्स में पूरे मंथ की जो करंट अफेयर्स हैं उनको कवर करा गया है। एक है हमारी ट्रिक्स की, यहाँ पर 5 MCQs को हम लोग ट्रिक से पढ़ाते हैं। मेंस टॉपिक्स की भी रेगुलरली आती है, और पॉलिटी की अगर आप देखेंगे तो ये पहले ही बना दी है, आप जाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर आप चैनल की कम्युनिटी पर जाएंगे तो यहाँ पर रेगुलर बेसिस पर प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन डाले जाते हैं, आप जाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। हमारा पूरा चैनल जो है वो हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों ही बच्चों के लिए है। तो हमारे चैनल में जाइए, विजिट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई, तो ये है भारत सरकार के अधिनियम 1935 के अधीन हुई, ठीक है। तो भारत सरकार का कौन सा अधिनियम था? ये था 1935 का अधिनियम। अब देखो सर्वोच्च न्यायालय का मतलब क्या है? सर्वोच्च न्यायालय का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद है, आर्टिकल 124 है। अब यहाँ पर क्या है कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, गठन, ठीक है, स्थापना हो गया, उसका गठन हो गया, आधिकारिकता हो गई, तो वो सारी जो भी चीज़ें हैं इस आर्टिकल में है, और ये किसके अंडर में आती हैं? हमारे पार्लियामेंट के अंदर आती हैं, ठीक है। चलो, नेक्स्ट हमारा कौन सा राज्य सबसे अधिक, देखो ये पुराना वाला क्वेश्चन है तो ये हमें नहीं करना, ये वाला कर लेते हैं। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं, राज्यसभा के सदस्य जो हैं वो चुने जाते हैं, देखो वो 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। राज्यसभा क्या होता है? राज्यसभा है हमारा अपर हाउस, ठीक है ना। राज्यसभा क्या होता है? अपर हाउस है, और यहाँ पर सदस्य 6 वर्षों के लिए चुने जाते हैं, ये कभी भंग नहीं होता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, तो यहाँ पर 1/3 1/3 मेंबर को, सदस्यों को हर दूसरे साल में रिटायर करा जाता है, उनके बदले नए वाले इलेक्ट करे जाते हैं, ठीक है। ये प्रोसेस चलता है, तो ये कभी भंग ही नहीं होती, तो इसीलिए इसे अपर हाउस बोला जाता है, ठीक है, राज्यसभा को। चलिए,
अब है लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं। तो देखो लोकसभा के कम से कम वर्ष में 2 बार सत्र बुलाए जाते हैं, यानी कि हर 6 महीने में एक सत्र इसका होना ही होना चाहिए। ठीक है, चलो आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, आमतौर पे पूछा है, मैंडेटरी नहीं पूछा। ठीक है, तो आमतौर पर जो होते हैं वो लोकसभा के सदस्य होने चाहिए। अब देखो ये है आमतौर पर लोकसभा के होने चाहिए, वैसे वो राज्यसभा के भी हो सकते हैं। और ऐसे कौन कौन से लोग थे, तो ऐसे थे इंदिरा गांधी। ठीक है, एक हमारी प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी, वो राज्यसभा से थी। ठीक है, एक थे नरसिम्हा राव, तो वो भी कहाँ से थे, राज्यसभा से थे। और एक थे हमारे मनमोहन सिंह। ठीक है, मनमोहन सिंह। तो ये 3 नाम हैं, ये वो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे जो कि राज्यसभा से थे। चलिए, अब है भारतीय संविधान ने केंद्र सरकार की अधिशासी शक्तियों को किस में निहित किया है। तो किस में किया है, भारत के राष्ट्रपति में निहित किया है। यानी कि यहाँ पर क्या पूछा है, यहाँ पूछा है एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन की एग्जीक्यूटिव के पावर्स के बारे में पूछा गया है। तो वो किसके इसमें होती है, वो होती हैं प्रेसिडेंट के अंदर होती हैं। और प्रेसिडेंट जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एडवाइस पर काम करते हैं। ठीक है, चलिए अब है निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है पूछा है। तो नहीं है, तो संपत्ति का अधिकार नहीं है, ये पहले था लेकिन अब नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है। प्रस्तावना यानी कि प्रियम्बल की बात की जा रही है। तो हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में हमारे इंडिया को कौन से रूप में घोषित किया गया है। तो ये किया गया है एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में, यानी कि सॉवरन। ठीक है, सॉवरन सोशलिस्ट। सबसे पहले सॉवरन वर्ड आएगा, फिर सोशलिस्ट आएगा, और फिर तीसरे नंबर पर सेक्युलर आएगा, और फिर आएगा डेमोक्रेटिक, और फिर आता है रिपब्लिक। यानी कि हमारा जो देश है वो ऐसा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है जो कि सबसे पहले सॉवरन है, सोशलिस्ट भी है और सेक्युलर भी है, तब जाकर हमारा जो रिपब्लिक है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ऐसा देश हमारा बना है। ठीक है, तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक को, रिपब्लिक से पहले जो 4 शब्द है ना, ये आने बहुत ज़रूरी है। हमारा देश ऐसा रिपब्लिक है, ऐसा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। ठीक है, चलिए अब है भारतीय संविधान में है, तो भारतीय संविधान में है 400 से अधिक अनुच्छेद यानी आर्टिकल्स की बात करी गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था। तो लोकसभा का पहला आम चुनाव जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तब की बात है ये। तो ये है सन 1952 में, 1992 में हुआ था। तब हमारे पहले इलेक्शन हुए थे। ठीक है, पहला सेशन भी तभी हुआ था। पहला सेशन की हमारी डेट है 13 मई 1992 है। और जो हमारे स्पीकर थे उस टाइम पर, यानी कि जीवी मावलंकर। ठीक है, कौन थे, जीवी मावलंकर थे। और 13 मई 1952 में पहला सेशन हुआ था। चलिए नेक्स्ट है दिल्ली है, तो दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, यानी कि यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, यह है हुडको का अर्थ है, हुडको का क्या अर्थ है, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत के विदेश व्यापार में धन लगाने में मदद की है। तो ये कौन सा आएगा, एग्जिम बैंक के द्वारा। एग्जिम बैंक क्या होता है, जो कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के लिए होता है। अब है भारत के, चलो ये नहीं करना, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का कर है। देखो यहाँ पर राज्य का कर पूछा है, तो राज्य का कर आएगा भूमि राजस्व, माने लैंड रिवेन्यू वाला। ठीक है, चलिए ये नेक्स्ट भी नहीं करना, 44 भी नहीं करना, 45वां देख लेते हैं। तो 45वां है सन 1991 की आर्थिक नीति का लक्ष्य था। ठीक है, उसका क्या लक्ष्य था, तो उसका लक्ष्य था उदारीकरण, निजीकरण, भूमंडलीयकरण, यानी कि उपरोक्त सभी, ये इसका आंसर है। उस टाइम पे एलपीजी रिफॉर्म्स आए थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, चलिए अब है हरित क्रांति की सफलता निम्नलिखित की उपलब्धता पर निर्भर है। हरित क्रांति की मतलब क्या है, ग्रीन रिवॉल्यूशन की बात करी गई है यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर बीजों की पैदावार की किस्में, यानी कि यहाँ पर हाई यील्डिंग
वैरायटी वाले जो सीड्स थे वो यूज़ किए गए थे। पर्याप्त सिंचाई की सुविधाएं यानी कि इरिगेशन की फैसिलिटी पर भी बहुत ज़्यादा जोर दिया गया था। और रासायनिक उर्वरक यानी कि केमिकल फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड्स है ना, इन सभी पर जोर दिया गया था। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट है हमारा भूमि विकास बैंक निम्नलिखित का एक अंश है। वाणिज्य बैंक का, IDBI का, या फिर ऑप्शन देख लेते हैं इसके, या फिर है नाबार्ड का, सहकारी उधार ढांचा। तो ये इसका आंसर है सहकारी उधार ढांचा। भारत में भूमि सुधार के क्षेत्र में शामिल नहीं है। देखो भूमि सुधार के क्षेत्र में कौन सा शामिल नहीं है ये बताना है हमें। तो किसानों को मकान ऋण जो होता है ना ये शामिल नहीं होता। बिचौलियों की समाप्ति होता है, भू जोतों का एकत्रीकरण है, सहकारी कृषि है ना, यानी कि चकबंदी हो गया, कोऑपरेटिव फार्मिंग हो गई, ये सब तो है इसमें शामिल, लेकिन किसानों को मकान ऋण शामिल नहीं होता। चलिए अब ये हमें नहीं करना। चलो ये देख लेते हैं हम 50वां क्वेश्चन। भारत के अधिकांश व्यक्ति बेकार हैं। तो किस में है? कृषि में है। आपको पता होगा एग्रीकल्चर में क्या चलता है, डिस्गाइस एम्प्लॉयमेंट चलता है, यानी कि एक जोत पर, एक जो हमारा क्रॉप फील्ड है ना, एक खेत है, उस पर जितने आदमियों की ज़रूरत होती है इससे कई गुना आदमी काम करते हैं। ठीक है ना, यानी कि अब मानो ये एक खेत है छोटा सा, अब इस खेत पर 20 लोग काम कर रहे हैं, इनकी ज़रूरत नहीं है फिर भी काम कर रहे हैं, जबकि इसमें उतनी ही पैदावार हो सकती है जितनी कि अगर 5 लोग करें। तो 15 लोग तो ऐसे ही फ्री में काम कर रहे हैं, कोई मतलब भी नहीं है। इस चीज़ को बोलते हैं छिपी हुई बेरोज़गारी। ठीक है, क्या बोलते हैं? छिपी हुई बेरोज़गारी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा शुष्क बर्फ़ है। देखिए शुष्क बर्फ़ क्या है? शुष्क बर्फ़ है हमारी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है ना, यानी कि यहाँ ड्राई आइस के बारे में पूछा है, तो ड्राई आइस को ये क्या है? सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ़ कहा जाता है। चलो अब है प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है। प्रकाश विकिरणों की क्या प्रकृति होती है? कि वो तरंग एवं कण दोनों के समान होती हैं। ठीक है, चलिए अब है सूर्य के प्रकाश का धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय है लगभग। तो लगभग क्या आता है? 8.5 मिनट आता है। चलिए ध्वनि का वायु में वेग अनुपात है। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, यानी कि यहाँ पर साउंड की स्पीड पूछी है, किस में पूछी है? हवा में पूछी है। तो हवा में होती है 330 मीटर पर सेकेंड, ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, पानी का घनत्व, पानी की जो डेंसिटी है वो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम कब होती है? वो होती है जब वो 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है, तब सबसे ज़्यादा उसकी डेंसिटी होती है। अब है CR रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। भौतिकी यानी कि फिज़िक्स में कब मिला उनको नोबेल पुरस्कार? तो ये मिला था 1930 में मिला था। ठीक है, कब मिला था? 1930 में मिला था उन्हें। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। दूध उदाहरण है। तो दूध किसका उदाहरण है? इमल्शन का उदाहरण है। ये ऐसे ही साइंस के तो बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, बार बार होते हैं। ठीक है, किसका उदाहरण है ये? इमल्शन का। चलो 1 पिकोग्राम बराबर है। पिकोग्राम बराबर है, देखो पिकोग्राम में आएगा 10⁻⁻12। आपको पता होगा 6 वाले को माइक्रो बोलते हैं, है ना, और -9 वाले को बोलते हैं हम लोग नैनो बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्टील की कठोरता को प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है। क्या बढ़ाया जाता है उसके अंदर? उसके अंदर बढ़ाया जाता है क्रोमियम की मात्रा बढ़ाई जाती है। ठीक है, अगर क्रोमियम हम लोग उसकी मात्रा को बढ़ा देंगे तो स्टील जो होता है उसकी कठोरता बढ़ती चली जाती है। आपको पता है स्टेनलेस स्टील में क्या क्या होता है? तो स्टेनलेस स्टील में होता है आयरन, कार्बन, क्रोमियम, निकल। ये भी एक क्वेश्चन आता है ना। इन सभी से क्या बनता है? स्टेनलेस स्टील बढ़ता है। और अगर इसकी कठोरता को बढ़ाना है तो क्रोमियम को और बढ़ा दो। चलो अब है घरेलू LPG सिलेंडरों में दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते हैं। क्यों नहीं किए जाते हैं? क्योंकि ये LPG द्वारा चेक हो जाते हैं। ठीक है, चलिए LPG द्वारा चोक हो जाते हैं, ये चोक है। चलिए अब है क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है।
क्रोमेटोग्राफी की टेक्निक का प्रयोग होता है जब हम लोग रंगीन पदार्थों के प्रभाजी आवेशन में, यानी कि आपको पता होगा, आपने अपने साइंस में प्रैक्टिकल भी किया होगा कि एक क्रोमेटोग्राफी पेपर होता है ना, उसके अंदर ऐसे डिफरेंट कलर की यहाँ पर लाइन आ जाती हैं, तो यहाँ पर हम लोग कलर को डिफ्रेंशिएट कर देते हैं यहाँ से उसके अंदर डाल के। तो बस ये वही है रंगीन पदार्थों के प्रभाजी आवेशन में। चलो अब है निम्नलिखित में कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित है। तो यहाँ पर सिरके में पूछा है कि कौन सा अम्ल है, तो ये होता है एसिटिक अम्ल होता है, ठीक है, एसिटिक एसिड है। अब है प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है ये वाला CaSO4 और H2O। अब देखो ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है आपको पता है कहाँ पर यूज़ होता है। एक तो जब हड्डियों में फ्रैक्चर हो जाता है तो वहाँ पर जब प्लास्टर करा जाता है ना, तो हड्डियों में कराता है। अब इसी वाले ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है इसकी मूर्तियाँ बनाई जाती हैं। क्या बनाई जाती हैं? मूर्तियाँ बनाई जाती हैं, खिलौने बनाए जाते हैं, या सांचा ढालने के लिए यूज़ किया जाता है। चलो निम्नलिखित में किसमें कार्बन नहीं है, यहाँ पूछा है किसमें कार्बन नहीं है। तो देखिए हीरे में होता है, कोयले में होता है, ग्रेफाइट में होता है, तो यानी कि इनमें से सब में तो होता है, तो यही आंसर आएगा इसका, ठीक है। अब है सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। जो हमारा सन है ना, जो हमारा सन है वहाँ पर एनर्जी, ये पूछा है कि वहाँ पर एनर्जी कौन से प्रोसेस से निकलती है, तो वो निकलती है नाभिकीय संलयन द्वारा, यानी कि न्यूक्लियर फ्यूज़न द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा निकलती है? न्यूक्लियर फ्यूज़न, नाभिकीय संलयन द्वारा। चलिए अब है विटामिन सी का रासायनिक नाम है। विटामिन सी का पूछा है तो यह आता है एस्कॉर्बिक एसिड, इसे बोलते हैं एस्कॉर्बिक अम्ल। निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है, यानी कि आयरन को कहाँ से निकालते हैं, तो आयरन को हेमाटाइट नाम का ओर होता है वहाँ से निकलता है, ठीक है। अब है एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है। कार बैटरी की बात पूछी गई है, तो विद्युत अपघट्य का मतलब क्या है, यहाँ है इसका मतलब है इलेक्ट्रोलाइट की बात करी गई। कौन सा इलेक्ट्रोलाइट होता है, तो ये है सल्फ्यूरिक अम्ल, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। चलिए स्वामी सहजानंद का संबंध था। अब देखो स्वामी सहजानंद का संबंध किससे था, ये था बिहार के किसान आंदोलनों के साथ था, ठीक है, बिहार के किसान आंदोलन के साथ था। और 1936 में अगर हम बात करें तो 1936 ईस्वी में अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष थे। ये किसके थे? अखिल भारतीय किसान सभा के, ठीक है, किसान सभा के अध्यक्ष थे। और महासचिव कौन थे? महासचिव थे NG रंगा, ठीक है। चलो अगला देख लेते हैं। भारत में बिहार अग्रणी उत्पादक है, तो इसका देखो यहाँ ऑप्शन देख लेते हैं। तो किसका है अग्रणी उत्पादक, तो ये है अभ्रक का, ठीक है, किसका है? अभ्रक, यानी कि माइका का। चलो बिहार में मैथन उत्पादन करता है, तो ये करता है जल शक्ति का, ठीक है, किसका करता है? जल शक्ति का। अब मूरी जाना जाता है एल्युमिनियम प्लांट के लिए, किसके लिए? एल्युमिनियम प्लांट के लिए। अब देखो झारखंड में है ये मूरी नाम की जगह जो है वो कहाँ पर है? झारखंड में है। और यहाँ पर क्या है? एल्युमिनियम प्लांट है। और किस चीज़ के लिए फेमस है? तो यहाँ पर है हिंडाल्को एल्युमिनियम रिफाइनरी है, ठीक है। अब मूरी कहाँ पर है? झारखंड, मैंने आपको बता दिया, तो ये रांची डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ठीक है। चलो अगला देख लेते हैं। बिहार में भारी मशीन निर्माण प्राप्त स्थित है। यहाँ भारी मशीन निर्माण का प्लांट पूछा गया है, तो वो रांची में है। बिहार के, देखो ये पहले का क्वेश्चन पूछा गया है जब बिहार डिवाइड नहीं हुआ था, ठीक है, तो इसका आंसर क्या था? रांची था। लेकिन अब बिहार डिवाइड हो गया, यहाँ से झारखंड निकल गया, तो अब ये रांची कहाँ पर है? झारखंड में है, ठीक है। चलो बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का वनाच्छिद्र प्रतिशत है लगभग, देखो अब ये इसमें से कोई ऑप्शन नहीं है, ये भी तब का है, ठीक है। बिहार में दामोदर नदी प्रभावित होती है, तो कहाँ प्रभावित होती है? एक भ्रंश घाटी में होती है। भ्रंश घाटी का मतलब क्या है? रिफ्ट वैली में होती है। तो दामोदर नदी कहाँ बहती है? रिफ्ट वैली में। और ये हमने पहले एक और भी 2 नदियाँ हैं, वो कौन कौन सी हैं? एक है इसमें से नर्मदा और एक होती है तापी नदी, ये दोनों भी रिफ्ट वैली में ही बहती हैं।
बिहार की सोमेश्वर श्रेणी है, बिहार की सोमेश्वर श्रेणी है, देखो पार्श्वनाथ पहाड़ी से पुरानी है, जी हाँ है, पुरानी है। एक मिनट, देखिए यहाँ पर है पार्श्वनाथ पहाड़ी से पुरानी, ये नहीं है, ठीक है। राजमहल की पहाड़ी से पुरानी नहीं है, ये खड़गपुर पहाड़ी से पुरानी नहीं है, लेकिन इन सभी से ये नई है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है हमारा, देखो ये क्वेश्चन भी नहीं करना, ठीक है, ये भी नहीं करना। अब ये देख लेते हैं, बिहार बंगाल से अलग हुआ था, तो बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था? 1912 में अलग हुआ था, ठीक है। और 1936 से किससे अलग हुआ था? 1936 से हुआ था ये उड़ीसा से अलग हुआ था, ठीक है। और 15 नवंबर 2000 के सन में किससे हो गया? ये हो गया झारखंड से अलग। चलो अब है छोटा नागपुर में प्रारंभिक स्तर पर अर्थव्यवस्था आधारित थी। अब देखो ये भी पुराना ही क्वेश्चन है, तो देखो उस टाइम पर क्या था, ये यहाँ पे वनों पर थी, यानी फॉरेस्ट पर था, सारे जंगलों पर आधारित था। चलो अब है भारत में निम्नलिखित के उत्पादन में बिहार अग्रणी है, तो ये आएगा पाइराइट में, ठीक है, पाइराइट। आज़ादी के बाद बिहार में ये नहीं करना। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं, बिहार में उत्पादन की दृष्टि से अगर देखें तो चावल के बाद दूसरी मुख्य फसल है तो वो गेहूं है। संयुक्त राष्ट्र संघ के सेक्रेटरी जनरल, देखो ये पुराना क्वेश्चन है, चलिए ये भी नहीं आएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, तो अगला है हमारा, ये है हाँ ये भी नहीं आएगा, सीधा आएगा हमारा कौन सा, 90 वाला क्वेश्चन आएगा। ये प्रसिद्ध पर्यावरण विशेषज्ञ सुंदरलाल बहुगुणा के बारे में पूछा गया है। ये किस काम के लिए जाने जाते हैं? तो ये थे चिपको आंदोलन से संबंधित थे। किससे थे ये? चिपको आंदोलन से। चिपको आंदोलन का प्रारंभ जंगलों की अंधाधुंध कटाई हो रही थी ना, किसकी कटाई हो रही थी? जंगलों को लोग काट रहे थे, तो उसकी कटाई के विरुद्ध ये हुआ था, उनको रोकने के लिए हुआ था, ठीक है। तो बस ये सुंदरलाल बहुगुणा जो थे ये भी पर्यावरणी थे और चिपको आंदोलन से जुड़े हुए थे। चलिए अब है, ये नहीं करना, ये वाला ये नहीं है। मद्रास का देखो उस टाइम पर नया नाम आया था, तो ये वैसे चेन्नई होगा इसका आंसर। चलो और देख लेते हैं, ये देखो ये क्वेश्चंस, देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन नहीं आएगा। हाँ आगे चलते हैं, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ ये देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है ना कट गया है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका में किसने रंग भेद की नीति के विरुद्ध लंबा संघर्ष किया? ठीक है, किसने किया रंग भेद की नीति के विरुद्ध? तो ये किया था नेल्सन मंडेला ने। किसने किया था? नेल्सन मंडेला ने, ठीक है, रंग भेद की नीति के विरुद्ध। चलिए आगे देख लेते हैं, तो अगला है अग्नि नाम जुड़ा हुआ है। तो देखो अग्नि नाम जुड़ा हुआ है, भारत द्वारा तैयार की गई ये एक मिसाइल है, हम जानते हैं। चलिए अब देखो ये क्वेश्चंस नहीं करने, है ना। चलो अब 102 पर आते हैं डायरेक्ट, ये नहीं है। यह मदर टेरेसा की जन्मभूमि थी, तो मदर टेरेसा की क्या थी? अल्बानिया थी। अब है कौन सा, ये नहीं करना। अब है वीमेंस डे यानी नारी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये 8 मार्च को मनाया जाता है, ये भी नहीं करना, ठीक है। ये उस टाइम के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं ये। अब है उन 2 प्रमुख राजनीतिक दलों के नाम बताइए जिनका रूस की सन 1917 की क्रांति में महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो एक तो था बोल्शेविक और दूसरा है मेंशेविक, ये 2 पार्टियां थी। चलिए अब है स्टैचू ऑफ लिबर्टी बना हुआ है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी बना हुआ है संयुक्त राज्य अमेरिका में बनाया है। किस में बनाया है? संयुक्त राज्य अमेरिका में ये बनाया हुआ है। जब उसको स्वतंत्रता प्राप्ति मिली थी ना 1776 में, तब फ्रांस ने इसको दिया था ये, और ये कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। चलिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है, तो ये है हेग, और हेग कहाँ पर है? नीदरलैंड में, ठीक है, हेग है नीदरलैंड में है। चलिए अब है नालंदा विश्वविद्यालय किस विषय के लिए प्रसिद्ध था? तो ये था बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। नेक्स्ट है देखो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करी थी? ये पॉइंट हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो स्थापना करी थी कुमार गुप्त ने। किसने करी थी? कुमार गुप्त ने इसकी स्थापना करी थी।
ठीक है। और ये जो है बौद्ध धर्म के दर्शन की शिक्षा के लिए प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था। चलिए नेक्स्ट है हमारा, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया था। अगला क्वेश्चन है, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो ये हुआ था छठी ईसवी पूर्व शताब्दी में हुआ था मगध राज्य का जो है उद्गम। तो इसमें हर्यंक वंश थे, ठीक है। कौन सा वंश था? हर्यंक वंश। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो ये है, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये था कुंडग्राम में। कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में। अब देखो ये जो महावीर स्वामी थे ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, है ना। अंतिम तीर्थंकर थे और 24वें नंबर के थे। इनका जन्म तो हुआ था कुंडग्राम में, जो हमसे क्वेश्चन में पूछा है। और इनकी जो मृत्यु हुई थी, मृत्यु वाला क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, तो ये हुआ था पावापुरी में। कहाँ हुआ था? पावापुरी में। चलिए नेक्स्ट है, गुप्त युग में भूमि स्वराज की दर थी। देखो गुप्ता युग पूछा है और ये पूछा है कि भूमि राजस्व की दर पूछी है। तो ये था उपज का छठा भाग, ठीक है। 1/6 पार्ट थी उस टाइम पर। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो श्रीलंका नहीं था। अशोक का जो साम्राज्य था अफगानिस्तान में भी फैला हुआ था, बिहार में था, कलिंग में था, लेकिन श्रीलंका में नहीं था, ठीक है। श्रीलंका में नहीं था। अब देखो श्रीलंका में अशोक ने बस अपने बुद्ध धर्म को फैलाने के लिए प्रचारकों को भेजा था, लेकिन उसका जो कब्जा हम कहेंगे वो वहाँ पर नहीं था, रूल नहीं था। चलिए, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? अब ये 10 राजाओं का युद्ध है, तो ये लड़ा गया पुरुषनी नदी पर। कौन सी नदी पर? पुरुषनी नदी पर ये लड़ा गया। अब देखो ऋग्वेद के 7वें मंडल में दशराज युद्ध का वर्णन मिलता है। और वहीं पर क्या लिखा हुआ है कि पुरुषनी नदी जो है उसका दूसरा नाम रावी नदी है, ठीक है। चलिए, इसी किनारे पर 10 राजाओं का युद्ध भी हुआ था। अब है दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। हुमायूं नामा की रचना किसने करी थी? तो हुमायूं नामा की रचना करी थी गुलबदन बेगम ने। अब ये जो है ये हुमायूं की बहन थी और बाबर की बेटी थी, ठीक है। चलो, अब है अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया? अलाई दरवाज़ा का निर्माण करवाया अलाउद्दीन ने करवाया, ठीक है। तबाकत नासिरी का लेखक कौन था? तो ये था मिन्हाज उस सिराज। चलिए, अब नेक्स्ट है, बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ, उसका नेतृत्व किसने किया? तो सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। चलो नेक्स्ट है हमारा 122वां क्वेश्चन। तो यहाँ पर आएगा, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में कौन से वर्ष में हुई थी? तो ये हुई थी 1934 में, ठीक है। कब हुई थी? 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना जयप्रकाश नारायण, ठीक है, आचार्य नरेंद्र देव और मीनू मसानी ने मिलकर पटना में करी थी। चलिए नेक्स्ट है, अब देखो नेक्स्ट है 1908 के छोटा नागपुर कास्ट अधिनियम ने रोक लगाई थी। छोटा नागपुर कास्ट अधिनियम ने किस पर रोक लगाई थी? तो ये लगाई थी वन उत्पादक के स्वतंत्र उपयोग पर। चलो अगला है, गौरैया के मुद्दे पर बिहार के गौरक्षा के मुद्दे पर बिहार के शाहाबाद, गया एवं पटना जिले में भयानक हिंदू मुस्लिम दंगे हुए। तो वो किस वर्ष हुए थे? 1939 में हुए थे। अब है बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था। किसका था? ये था सविनय अवज्ञा आंदोलन, यानी कि नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट का हिस्सा था ये। चंपारण आंदोलन से निम्न में कौन संबंधित नहीं थे?
चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं थे? तो जयप्रकाश नारायण जी नहीं थे, ये क्विट इंडियन मूवमेंट से संबंधित थे। अब है आज़ाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा की गई, तो ये करी गई 21 अक्टूबर 1943 को करी थी। ठीक है, ये करी थी 1943 को आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना सुभाष चंद्र बोस द्वारा सिंगापुर में करी गई थी। ठीक है, और किसने करी थी? सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किस वर्ष में किया था? तो 1942 में किया था। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बात हो रही है ये। ठीक है ना, कब की बात हो रही है? 1942 की बात हो रही है। उस टाइम पर अध्यक्ष कौन थे? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अध्यक्ष थे उस टाइम पर अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, ये थे उस टाइम पर अध्यक्ष। चलो, स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल खास वर्गों के लिए नहीं, ये इसके प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा किसने करी थी? ये करी थी सी राजागोपालाचारी ने। चलो अगला देख लेते हैं। अगला आएगा भारत सरकार का अधिनियम 1935 ने समाप्त करा। तो 1935 के एक्ट की बात है ये। तो उस टाइम पे क्या समाप्त करा गया था? प्रांतीय द्वैध शासन की व्यवस्था को यहाँ पर ख़त्म कर दिया गया था। यानी कि जो प्रोविंसेस की डायरकी थी, अगर इंग्लिश में हम देखें तो प्रोविंसेस की डायरकी को ख़त्म कर दिया गया था और सेंट्रल वाली को अपनाया गया था। ठीक है, केंद्र में द्वैध शासन को, किस में? केंद्र में द्वैध शासन को लागू करा गया था। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है। ठीक है, चलिए अगस्त 1932 में ईस्वी के रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचाट के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचन समूह बनाया गया। तो वो किसके लिए बनाया गया था? वो अछूतों के लिए बनाया गया था। आपको पता है 1932 में कम्युनल अवार्ड आए थे नहीं आए थे? तो बस ये वहीं पर क्वेश्चन पूछा गया है कि उस टाइम पर हरिजनों और अछूतों के लिए अलग से निर्वाचन यानी कि इलेक्टोरेट की व्यवस्था करी गई थी। और इसी को समाप्त करने के लिए गांधी जी और अंबेडकर के बीच में एक समझौता हुआ था, जिसको हमने क्या कहा था? जिसको जाना जाता है पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया। किस वर्ष में किया गया? तो ये किया गया था 1940 ईस्वी में। 1940 में ये प्रस्ताव पारित किया गया था। और वहाँ पे कौन सा सेशन था? सेशन था लाहौर सेशन था इनका। ठीक है, और ये जो पाकिस्तान शब्द है, देखो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि पाकिस्तान जो शब्द है इसका निर्माण किसने किया? तो इसका निर्माण किया रहमत अली ने। शब्द का किसने किया? रहमत अली ने। अब है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। ये वक्तव्य किससे संबंधित है? यह बाल गंगाधर तिलक से संबंधित है। अब है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के संस्थापक नेताओं में से थे। तो ये थे भगत सिंह। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी, ठीक है, ये थे भगत सिंह। और जबकि हिंदुस्तान, अगर मैं बोलूँ कि सिर्फ हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, ठीक है, इसके संस्थापक कौन थे? तो इसके थे चंद्रशेखर आज़ाद। ठीक है, कौन थे? चंद्रशेखर आज़ाद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर कांग्रेस में पारित किया गया। तो वो कौन सा वर्ष था? वो था 1929 का वर्ष था। ठीक है, 31 दिसंबर 1929 को जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में, किसकी अध्यक्षता में? जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में, वही वहाँ पे उन्होंने प्रेसिडेंट थे उस टाइम पर। तो लाहौर अधिवेशन हुआ था और यहीं पर पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव का पारित करा गया था। ठीक है, पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव को पारित किया गया था। और देखो यहाँ ये जो है ना सेशन लाहौर अधिवेशन, ये इम्पॉर्टेंट है कि लाहौर अधिवेशन में ये सब हुआ था। चलिए, और रावी नदी के किनारे हुआ था ये। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा वंदे मातरम गीत लिखा था। वंदे मातरम गीत किसने लिखा था? तो ये था बंकिम चंद्र चैटर्जी ने लिखा था। ठीक है, ये प्रसिद्ध कृति कौन सी थी? आनंद मठ से, आनंद मठ से लिया गया था इसे। ठीक है, आनंद मठ से।
अब है बंगाल विभाजन से जुड़े भारत के वायसराय का नाम बताइए। बंगाल विभाजन से कौन थे? लॉर्ड कर्जन, ये हमने पहले भी पढ़ा था। ठीक है। भारतीय कांग्रेस, राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो A.O. ह्यूम ने की थी। पहले हम टॉपिक पढ़ चुके हैं, ये 1885 में करी थी। चलिए अगला देख लेते हैं। अब है भारतीय राजनीति में सन 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया? तो ये दिया था अरुणा असफ अली ने। ठीक है। अब ये जो बाकी सारे क्वेश्चन हैं, ये 141 से 150 तक के ये मैथ के क्वेश्चन हैं, तो आपको मैथ के क्वेश्चन भी इसी पैटर्न पर करने हैं। तो मैथ के यही वाले टॉपिक्स आपको तैयार करने हैं। ठीक है। सारे जो जीएस के क्वेश्चन थे ये हमने प्रिपेयर कर लिए हैं, प्रैक्टिस कर लिए हैं, डिस्कस कर लिए हैं। तो ये था हमारा 42वां क्वेश्चन पेपर। अब अगली जो वीडियो आएगी वो हमारी आएगी इससे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पेपर की। और अगर आपको, मुझे लगता है कि आपको अच्छे समझ में आया होगा, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम आपके आंसर ज़रूर देंगे। और हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। और अगर आपको इस क्वेश्चन पेपर की PDF चाहिए तो आप हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उस वहाँ से इसको ले सकते हैं, और टेलीग्राम का मैं लिंक प्रोवाइड करवा दूँगी। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग।